अध्याय 18 विषय एवं तैयारी। जीवन से भरे इस दिन को देखिए, जीवन से खिलता हुआ दिन। इस छोटे से दिन में अस्तित्व की सभी विविधताएं एवं हकीकत, विकास की खुशी, मेहनत का यश और सौंदर्य का वैभव शामिल है। गुजरा हुआ कल अब एक सपना है और आने वाला कल एक उम्मीद है, लेकिन आज एक हकीकत है। इसे जिंदा दिली से जियो, कल के अधूरे सपने को पूरा करो, आने वाले कल की उम्मीदों को साकार करने की तैयारी करो, आज का स्वागत करो। हर सुबह का अभिनंदन कुछ ऐसा ही हो। इस संस्कृत की कविता का एक अंश है। पिछले अध्याय में विचार एवं सुरक्षित शक्ति के प्रभाव का महत्व समझाया गया था। याद रखें, विचारों को जन्म देने के लिए तैयारी के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तैयारी चाहे किसी महान पुस्तक और लेख के आधार पर की जाए या फिर स्वयं के विचारों के आधार पर, तैयारी अवश्य ही की जानी चाहिए। याद रहे कि भाषण के लिए की गई तैयारी में जीवन से जुड़े सत्य और अनुभव का प्रयोग जरूर किया जाना चाहिए, लेकिन जीवन के सत्य और अनुभव का प्रयोग विषय के मुताबिक होना चाहिए, नहीं तो भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। भाषण में दी जाने वाली जानकारी या तो किसी तथ्य से प्रेरित होती है या तथ्यों के समूह से। सुव्यवस्थित जानकारी को ही ज्ञान कहा जाता है। तथ्यों के क्रम और सुव्यवस्था से ज्ञान का आभास होता है। अति महत्वपूर्ण है कि भाषण तैयार करने से पहले अपनी योग्यता और क्षमता को संदेश का रूप देते समय तथ्यों की सत्यता की बारीकी से जांच करें, तथ्यों के क्रम को संयोजित करें और महत्वहीन हिस्सों को भाषण में जगह न दें। अपने भाषण को एक वक्ता के तौर पर सुनें, भाषण के महत्व को वक्ता के रूप में देखें और वक्ता के तौर पर ही पुस्तकों, साथियों, दृश्य और स्वर का चयन करें। वक्ता को जीवन में रोजमर्रा की गतिविधियों से सीखने, सबक लेने और ज्ञान बढ़ाने के अवसर मिलते रहते हैं। वक्ता के जीवन का यह सबसे आकर्षक पहलू होता है। वक्ता की सतर्क निगाहें निरंतर नए तथ्य, उदाहरण और विचारों की खोज में व्यस्त रहती हैं। वक्ता के जीवन का यही अनुभव मंच पर रंग जमा देता है। तैयारी के दौरान समय का सही उपयोग। अक्सर कहा जाता है कि तैयारी के लिए बहुत कम समय मिलता है। मेरा दिमाग कई उलझनों से घिरा हुआ था। डेनियल वेबस्टर ने महान वक्ताओं के भाषण से प्रेरणा और जानकारी लेने में कभी चूक नहीं की। युवा अवस्था में एक सिलाई कारखाने में काम करते वक्त डेनियल अक्सर एक हाथ में पुस्तक रखते थे और मौका मिलते ही कुछ पन्ने पढ़ लेते थे। मैदानों और वीरान जंगलों में घूमते वक्त पैट्रिक हेनरी प्रकृति में होने वाली घटनाओं को गौर से देखते और समझते थे। प्रकृति से मिली जानकारी ने पैट्रिक को एक महान वक्ता बना दिया। दुनिया भर में दर्शकों की सबसे बड़ी संख्या को संबोधित करने वाले महान वक्ता डॉक्टर रसेल एच कॉनवेल मिल्टन की प्रसिद्ध पंक्तियों और वाक्यों को कॉफी बनाते वक्त याद किया करते थे। लेकिन आज के दौर में यदि वेबस्टर एक हाथ में पुस्तक रखकर कारखाने पहुंच जाएं, तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा और जंगलों में घूमते पैट्रिक को अकेले घर से निकलने की सजा दी जाएगी। मगर सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता। प्राकृतिक घटनाओं से अनुभव और मानसिक शक्ति हासिल कर इस प्रतिभा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति समय आने पर आरक्षित ऊर्जा से दर्शकों को वशीभूत करने में कामयाब होता है। नेपोलियन ने कहा है कि राष्ट्र का भविष्य तय करने में केवल 15 मिनट लगते हैं। सोचिए कि ऐसे कितने 15 मिनट हम अपने जीवन में नष्ट कर चुके हैं। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने समय का सही उपयोग किया और ऊर्जा को सुरक्षित रखा। जीवन के हर अनुभव को पूंजी की तरह संरक्षित किया। पूंजी का अर्थ है आज की कमाई को भविष्य के लिए बचा कर रखना। रॉबर्ट ने अपने सभी लेख और भाषणों में अपने जीवन से जुड़े अनुभवों और जानकारियों का उल्लेख बहुत ही शानदार शैली में किया। एमरसन ने कहा है, आने वाला कल भी आज की तरह ही होगा। जीवन खत्म हो रहा होगा और हम जीने की तैयारी कर रहे होंगे। अनुभव और जानकारी जुटाने के लिए सही मौके का इंतजार करना व्यर्थ है।
इसके लिए क्या किसी मुहूर्त की जरूरत होती है? कार में 15 मिनट के सफर से भी शायद कुछ नया अनुभव प्राप्त हो सकता है। किसी ताजा भाषण का सस्ता संस्करण खरीदिए और काम पर जाने से पहले हर रोज कुछ पन्नों की कटिंग अपनी जेब में रखिए। मौका मिलते ही इन पन्नों को पढ़िए। ध्यान दीजिए कि कितने समय में आप हाल ही में दिए गए महान भाषणों से परिचित हो गए हैं। यदि आपको पुस्तक के पन्ने फाड़ना अच्छा नहीं लगता है तो पुस्तक को अपने साथ रखिए। आजकल लगभग सभी महान किताबें छोटे अंकों में प्रकाशित होती हैं। ओक्लाहोमा में हर रोज होने वाले गैस रिसाव की ऊर्जा लगभग 10,000 टन कोयले से मिलने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। लेकिन समय की बर्बादी के मुकाबले ऊर्जा की यह बर्बादी कुछ भी नहीं है। यदि समय का सही उपयोग किया जाए तो वक्ता सफलता के शिखर तक पहुंच सकता है। वैज्ञानिकों ने मक्का के पौधे से एक साथ 3 भुट्टे पैदा करने की विधि खोज ली है। इंजीनियर्स मशीन की क्षमता का एक अंश भी बर्बाद नहीं होने देते हैं। मशीन की 100% ताकत उत्पादन में खर्च होती है। आज के दौर की तेजी के साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश कीजिए और एक समय का एक क्षण भी बर्बाद होने से बचाइए। दाढ़ी बनाते वक्त या कपड़े पहनते वक्त क्या आप अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं? किसी विषय का चुनाव कीजिए और दिन के नियमित कार्यकलाप के दौरान बर्बाद होने वाले समय का उपयोग कीजिए। परिणाम बहुत उत्साहजनक होंगे। रोजाना किसी महान पुस्तक का एक वाक्य, किसी महान विचारक का एक विचार और स्वयं किसी विषय पर प्रतिक्रिया ज्ञान के खजाने को दिन ब दिन बढ़ाने का काम करेगी। बेकार के कामों में समय नष्ट करने का कोई फायदा नहीं। एक मामूली मिनट को 60 महत्वपूर्ण क्षण समझिए। याद रखिए, दौड़ में केवल कुछ क्षणों का फासला धावक को विजेता बनाता है। एक मामूली मिनट की देरी से रेल छूट जाती है। ऊपर दी गई सलाह का मतलब यह नहीं है कि आप आराम और मनोरंजन के महत्व को ही भुला दें। मेहनती व्यक्ति के लिए आराम से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता, जबकि आलसी व्यक्ति आराम केवल समय नष्ट करने के लिए करता है। ध्यान रखें कि आराम के बाद कुछ खास करने की शक्ति मिलती है। इसका सही उपयोग जरूरी होता है। विषय को चुनना। विषय और सामग्री एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। विषय को चुनने के 2 सिद्धांत होते हैं: मनचाहा चुनाव तथा विचारों व अध्ययन से विकसित चुनाव। मनचाहा चुनाव ऐसे विषय का चुनाव करने वाला वक्ता विषय से संबंधित जानकारी, गहराई और विषय पर स्वयं की पकड़ का ख्याल नहीं रखता। विषय को रुचि के आधार पर चुन लिया जाता है और वक्ता गर्व से घोषणा करता है कि मैंने विषय चुन लिया है। मुझे विषय दीजिए। क्या आमतौर पर छात्र अध्यापकों से ये अपील करते हैं? जाहिर तौर पर अध्यापक विषय से संबंधित सुझाव देता है। विषय को समझा जाता है। कई बार अध्ययन के बाद विषय को खारिज भी कर दिया जाता है। फिर किसी नए विषय पर चर्चा होती है। दरअसल अध्यापक छात्रों की विशेषताओं और कमजोरियों को बखूबी पहचानता है। इसीलिए विषय का चुनाव सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस प्रकार चुना गया विषय प्रतिभा के मुताबिक होता है और वक्ता प्रभावशाली भाषण तैयार करने में कामयाब होता है। विकास और उन्नति के आधार पर किया गया विषय का चुनाव पूर्णतः अलग होता है। यहां यह नहीं पूछा जाता कि क्या कहना है। मस्तिष्क स्वयं विषय पर केंद्रित हो जाता है और पूछता है, मुझे क्या सोचना चाहिए? अर्थात वक्ता विषय का चुनाव कर चुका होता है और ध्यान विषय से संबंधित जानकारी, तथ्यों के क्रम एवं शब्दों के सटीक उपयोग पर केंद्रित होता है। भावों को प्रकट करने में असफल व्यक्ति अच्छा विचारक हो ही नहीं सकता। इसका मतलब व्यक्ति के विचार उपयोगी नहीं है। अध्ययन और गहन चिंतन की आदत वक्ता को कई अहम विषय पर सोचने की प्रेरणा प्रदान करती है। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। ये एक सहज सत्य है। यह स्पष्ट हो चुका है कि विचारों और अध्ययन से विकसित विषय सतर्कता से चुने गए विषय के मुकाबले ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। विषय अचानक दिमाग में आ जाता है। निपुण विचारक के मस्तिष्क में विषय के लिए अहम स्थान होता है। अध्ययन और विचारों के माध्यम से नई सोच का जन्म होता है।
और इस प्रकार एक नए विषय का आधार तैयार होता है। आमतौर पर यह एक नियमित प्रक्रिया है। बिखरे हुए विचार पहले पहल धुंधले होते हैं, लेकिन धीरे धीरे विचारों का स्वरूप स्पष्ट होने लगता है। तथ्यों की एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ने लगती है और अंततः एक महान विचार का जन्म होता है। एक ऐसा विचार जिसकी शक्ति बहुत प्रबल होती है। विचार वक्ता के मस्तिष्क में जोर जोर से चिल्लाता है, जागो, मैं तुम्हारा विषय हूं। अब मुझे अपने शब्दों के जादू से महान स्वरूप देने में जुट जाओ। इसके अलावा फिलहाल कोई और लक्ष्य नहीं होना चाहिए। निसंदेह निपुण वक्ता विषय को चुनने के लिए दोनों सिद्धांतों का इस्तेमाल करता है। जे बर्ग एसनवीन के मुताबिक दोनों सिद्धांतों का इस्तेमाल करने की विधि में भी विचारों और अध्ययन से विकसित चुनाव का उपयोग होता है, क्योंकि कोई भी वक्ता ऐसे विषय का चुनाव नहीं करता जिसमें गंभीरता का अभाव हो। विषय वस्तु का निर्धारण। यदि भाषण का विषय किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा तय किया गया है तो बौखलाने से बेहतर है कि विषय से संबंधित उचित जानकारी जुटाई जाए और जमकर तैयारी की जाए। जिस सिद्धांत के आधार पर वक्ता विषय का चयन करता है, विषय वस्तु का चयन भी उसी आधार पर किया जाता है। स्वयं से या अन्य लोगों से पूछिए, किसी विशेष उत्सव या समारोह को किस अंदाज में आयोजित किया गया है, कितने दर्शकों के आने की उम्मीद की जा सकती है, समाज के किस वर्ग के दर्शक उपस्थित होंगे, विषय विशेष पर दर्शकों का नजरिया क्या है, मेरे अलावा और कौन भाषण देगा, समारोह के दौरान मेरा क्या नंबर होगा या मुझे अंत में मौका दिया जाएगा, बाकी वक्ता किन मुद्दों पर भाषण देंगे, मंच किस तरह तैयार किया गया है, भाषण को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या कुछ बदलाव करने चाहिए, भाषण के लिए कितना समय मिलेगा। कई बार भाषण विषय, वक्ता, दर्शक, समारोह और जगह के मुताबिक नहीं होते, लिहाजा भाषण से पहले इन सभी पहलुओं की जानकारी आवश्यक होती है। क्या कहना चाहिए, कैसे कहना चाहिए और किस परिस्थिति के मुताबिक कैसा अंदाज अपनाना चाहिए। भाषण का 90% प्रभाव इन पहलुओं पर आधारित होता है। इसके अलावा वही फरमाइश पूरी करनी चाहिए जो पूरी करनी संभव हो। निश्चित तौर पर एक गोल छेद में उसी आकार का चौकोर टुकड़ा नहीं डाला जा सकता। अनुपात का सवाल। भाषण में विचार और संदेश के महत्व को समय के आधार पर निर्धारित कीजिए। यदि भाषण के लिए 10 मिनट का समय निर्धारित किया गया है तो इसे 11 या 12 मिनट तक नहीं खींचें। ज्यादा बेहतर है कि भाषण को 9 मिनट में खत्म किया जाए। वक्ता के पास अगले वक्ता और दर्शकों का समय जाया करने का हक नहीं होता। सही समय पर भाषण खत्म करने के लिए उचित तैयारी कीजिए। खाका तैयार कीजिए कि विचार एवं संदेश को कितना समय देना है। भाषण के सभी हिस्सों को जरूरत के मुताबिक सही अनुपात में बांटने की कोशिश कीजिए। वक्ता को दर्शक बार बार सुनना पसंद करते हैं, लिहाजा भाषण को बेवजह लंबा कर अगले मौके को हाथ से न जाने दें। अगला महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भाषण के किस हिस्से को कितना महत्व देना है। एक बार निर्णय हो जाने के बाद वक्ता को मालूम होता है कि भाषण को किस हिस्से को ज्यादा प्रभावशाली बनाना है और उस विचार को प्रस्तुत करने के लिए कितने अभ्यास की जरूरत है। कई वक्ता 10 मिनट के भाषण में 8 मिनट गंवा देने के बाद जागृत होते हैं। यह बिल्कुल इस प्रकार है जैसे कि मकान तैयार करने के लिए जमा राशि में से 80% गलियारा बनाने में ही खर्च कर दी जाए। यही अनुभव भाषण के दौरान सही समय पर उपयोग का संकेत देता है। इसके आधार पर निपुण वक्ता भाषण के प्रभाव और संदेश को दर्शकों की उम्मीद से पहले खत्म कर देता है। वास्तविक स्रोत का दोहन। भाषण की विषय वस्तु को जीवन प्रदान करने के लिए सबसे पहले तथ्यों को जुटाना चाहिए। शब्दों के उच्चारण में प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए ताकि आप कह सकें, मैंने जिले की सभी मिलों के कर्मचारियों से संबंधित कागजातों की जांच की है और निष्कर्ष निकाला है कि 32वीं सदी बच्चों की आयु नियमों के अनुसार सही है। प्रभुत्व का इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। भाषण में पेश की गई दलील और अपील को प्रभावशाली बनाने के लिए
तथ्यों की जांच पत्रकारों की तरह करनी चाहिए। हालांकि ऐसा करने में मेहनत लगती है, लेकिन यह प्रक्रिया कष्टप्रद नहीं होती। सही तथ्यों की जांच के लिए रुचि का होना जरूरी है। याद रखें कि वास्तविक जांच के द्वारा जुटाए गए तथ्यों से आत्मविश्वास बढ़ता है, और यह आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से मंच पर प्रदर्शित होता है। रचनात्मक कार्य करने वाले लोगों के साथ समय व्यतीत कीजिए। सच्चाई को ग्रहण करने के लिए आंख, कान, दिल व दिमाग को चौकन्ना रखिए, और सही निर्णय पर पहुंचने के बाद ही सत्य को उजागर कीजिए। इस प्रकार ग्रहण किए गए सत्य को दर्शक दिलचस्पी से सुनते हैं। याद रखें कि जीवन से जुड़े वास्तविक सत्य को सुनना पसंद किया जाता है। पुस्तकालय का प्रयोग। संदेह रहित खजाना छोटे से पुस्तकालय में मिलता है। किसी पुस्तक को चाहे कितने भी मन और ध्यान से क्यों न पढ़ा जाए, अध्यायों का क्रम याद नहीं रहेगा। पुस्तक में शामिल विभिन्न विचारों और महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी तो जरूर रहेगी, लेकिन अध्याय के शीर्षक से विषय वस्तु को याद करना मुश्किल महसूस होगा। अतः शीर्षक के नजरिए अध्याय की विषय वस्तु याद रखने के लिए पुस्तक के अध्यायों को मौका मिलते ही नजर डालने की आदत विकसित कीजिए। पुस्तकों के विभिन्न संकलनों की सूची पर मौका मिलते ही ध्यान दीजिए और अध्यायों को शीर्षक के अनुसार याद रखने की कोशिश कीजिए। इसके बाद पन्नों पर सरसरी नजर डालिए और मानसिक और वास्तविक टिप्पणी तैयार कीजिए। इसके बाद पुस्तक के रोचक और अहम संदेशों को ध्यान से पढ़िए। हर पुस्तकालय में ऐसी पुस्तकें जरूर होती हैं जिन्हें आज नहीं तो कल जरूर पढ़ा जाएगा। यदि आप पुस्तकों से घनिष्ठता बनाए रखेंगे तो भाषण के दौरान उदाहरण के लिए कई किस्से याद आ जाएंगे। लंबे समय पहले पढ़ा गया विचार एकदम ताजा हो जाएगा। महान पुस्तक के हर अध्याय में एक महान संदेश छुपा हुआ होता है। यदि पुस्तक में शामिल किसी महान विचार की चर्चा विषय सूची में नहीं की गई है तो हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। संदेश की महानता विषय सूची पर निर्भर नहीं होती। इस विधि के अनुसार विचारधारा से संबंधित जानकारी जुटाने की कल्पना कीजिए। जाहिर है, सबसे पहले पुस्तक के शीर्षक पर ध्यान दिया जाएगा। इस प्रयत्न में आपके हाथ स्कैफर की विचारधारा और विचार करने का अभ्यास नामक पुस्तक लग सकती है। इसके अलावा क्रामर की चिंतन की कला पर छात्रों से वार्तालाप नामक पुस्तक से कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। स्वाभाविक तौर पर इसके बाद मनोविज्ञान से संबंधित पुस्तक की आवश्यकता महसूस होगी। इसके लिए भी रास्ता है। यदि आप मानव ज्ञान से संबंधित पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं तो इस ओर आपने एक कदम पहले ही बढ़ा दिया है। अचानक एहसास होगा कि मुहावरों से संबंधित विश्वकोश और शब्दकोश का भी अध्ययन करना चाहिए। जाहिर तौर पर इससे संबंधित ढेरों सामग्रियां उपलब्ध हैं। सवाल यह है कि मौजूदा सामग्री में से किसका अध्ययन किया जाए। विश्वकोश में चिंतन से संबंधित सभी उल्लेखों पर ध्यान दीजिए। मुहावरों से संबंधित शब्दकोश में भी समान दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश कीजिए। यही नहीं, काल्पनिक कथाएं पढ़ने से भी भाषा शैली सुधारने में मदद मिलेगी। मुख्यतः जीवनियों और निबंधों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। शुरुआत करने के लिए अपने साथ नोटबुक रखें या फिर छोटी डायरी या कागज का प्रयोग करें और दिन भर के अध्ययन को कागज पर उतारने की कोशिश करें। अपने अनुभव, विचारों व ज्ञान को नोटबुक पर उतारते रहें और अध्ययन के द्वारा मिली जानकारी के साथ उसका संबंध स्थापित करते रहें। कुछ समय में सकारात्मक प्रभाव महसूस होने लगेगा। निसंदेह नोटबुक लिखने की आदत में कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, लेकिन याद रखें, भाषण के बिगड़ने की मुख्य वजह प्रतिभा नहीं बल्कि तैयारी की कमी होती है। अधिक आत्मविश्वास आलस्य का घनिष्ठ मित्र होता है और दोनों वक्ता के पुराने शत्रु होते हैं। सभी उत्तम विचारों की सूची तैयार कीजिए और नोटबुक में सुरक्षित रखिए। यदि आप पत्रिका का संग्रह करते हैं तो महत्वपूर्ण लेख का वर्ष, महीना और तारीख के मुताबिक सूची तैयार करें। इन लेखों के साथ अपने विचारों को भी कागज पर उतारिए और संरक्षित करिए। भाषण की रूपरेखा। भाषण की रूपरेखा तैयार करने की विधि कोई नहीं समझा सकता। कई वक्ता सैर के समय भाषण की रूपरेखा तैयार करते हैं। कुछ वक्ता मानसिक तौर पर पूरे भाषण का ढांचा तैयार करने के बाद ही रूपरेखा को कागज पर उतारते हैं। हालांकि अधिकतर वक्ता नोट्स तैयार करते हैं।
नोट्स के द्वारा विचारों का क्रम बनाते हैं, भाषण का प्रारूप तैयार करते हैं, तत्पश्चात अभ्यास करते हैं। इन सभी विधियों को एक एक कर आजमाइए और अपने मिजाज व सहूलियत के मुताबिक किसी एक का चयन कीजिए। किसी भी व्यक्ति को किसी और के अंदाज में काम करने के लिए विवश नहीं करना चाहिए। साथ ही उस व्यक्ति के अंदाज को भी कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। संभव है कि दूसरे व्यक्ति के काम करने की शैली आपके अंदाज से ज्यादा कारगर हो। नोट्स के आधार पर भाषण तैयार करने वाले वक्ताओं के लिए निम्नलिखित सुझाव महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। पर्याप्त अध्ययन और विचार के बाद एक अलग पन्ने पर विषय के मुख्य विचारों का क्रम तैयार कीजिए। जिस तरह विषय को प्रस्तुत करने के लिए पुस्तक की विषय सूची तैयार की जाती है, उसी तरह भाषण के विचारों का क्रम होना चाहिए। इस प्रकार वक्ता के लिए विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना आसान हो जाता है। एक विचार के प्रमाण में दूसरे विचार का प्रस्तुतिकरण स्पष्टता, वाद विवाद, रुचि और प्रभाव को जन्म देता है। क्रमबद्ध तरीके से विचारों को प्रस्तुत करते समय इस्तेमाल किए जाने वाले अनुभव, उदाहरण, तथ्य और अनुमान भाषण का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। सभी विचारों को एक दूसरे से अलग मानने की कल्पना कीजिए। तत्पश्चात मानसिक तौर पर इन विचारों का क्रम निर्धारित करने की कोशिश कीजिए। अंततः सभी विचारों के साथ उपयोग में लाने वाले उदाहरण, अनुभव, तथ्य और अनुमानों का खाका तैयार कीजिए। ध्यान दीजिए कि किस विचार और संदेश पर ज्यादा बल देना है। इस प्रक्रिया के पश्चात भाषण का संपूर्ण स्वरूप तैयार हो जाता है। मंच पर इस्तेमाल किए जाने वाले भाषण का साधारण स्वरूप कुछ इसी प्रकार होना चाहिए। समृद्धि की मुख्य वजहें। भाषण का विषय। समृद्धि का अर्थ क्या होता है? समृद्धि का वरदान धरती में छुपा है। अमेरिका में अतुल्य कृषि विकास, कृषि में विकास के नए सिद्धांत, कृषि उत्पादों की बेशुमार कीमत, व्यापार पर कृषि विकास का सकारात्मक प्रभाव, अन्य देशों में विकास का प्रभाव, देश की निजी अर्थव्यवस्था में मजबूती, बड़े कारोबार और बैंकिंग क्षेत्र का नियंत्रण, विदेशी बाजारों के लिए नजरिए में बदलाव और समुद्री जलपोतों का आधुनिकीकरण समृद्धि के महान उदाहरण हैं। इस प्रकार मुख्य बिंदु निर्धारित कर भाषण की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। स्पष्ट तौर पर इन सभी मुख्य बिंदुओं का विस्तार किया जा सकता है। साथ में उदाहरण, अनुभव, मुहावरों और अनुमानों को जोड़ा जा सकता है। इस क्षेत्र में समृद्धि से जुड़े आंकड़ों को शामिल किया जा सकता है। अर्थात रूपरेखा के आधार पर भाषण को प्रभावशाली बनाने का उद्देश्य हासिल किया जा सकता है। लेखन एवं अभ्यास। उत्तम रूपरेखा तैयार करने के बाद भाषण तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। यदि भाषण लिखने की जरूरत है तो अवश्य लिखें। भाषण की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए अंतर्मन से लेख तैयार करें। भाषण का पुनर्निरीक्षण करें और जरूरत के मुताबिक सुधार करें। अंत में भाषण पर आलोचक के नजरिए से ध्यान दें। शब्दों के चयन को प्रभावशाली बनाएं। वाक्यों को जीवन प्रदान करें। विचारों की स्पष्टता का ख्याल रखें। संदेश की सत्यता प्रमाणित करें और विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भाषण का अंत तर्कसंगत हो। सबसे महत्वपूर्ण है कि खुद को दर्शकों के समक्ष महसूस करें। अभ्यास के दौरान ध्यान दें कि भाषण निबंध जैसा तो नहीं लग रहा है। भाषण शैली का सहज और वास्तविक होना बहुत जरूरी होता है। शीर्षक। अंत में यह ख्याल जरूर आएगा कि भाषण की विषय वस्तु क्या है। इसे एक शब्द या छोटे से वाक्य में किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए। दरअसल कम से कम शब्दों में भाषण के विषय का सार तैयार करने को शीर्षक कहते हैं। हेनरी वॉटसन के अंदाज की तरह भाषण का शीर्षक बहुत साधारण हो सकता है। उदाहरण के तौर पर नया अमेरिकावाद। भाषण का शीर्षक संकेतात्मक भी हो सकता है। उदाहरण के लिए रसल एच कॉनवेल का एकड़ में फैले हीरे। एल्बर्ट जे बेवरेज की तरह कहावत को भी भाषण का शीर्षक बनाया जा सकता है। आसपास फैली समृद्धि। अंततः भाषण का उद्देश्य जो भी हो, शीर्षक संक्षिप्त होना चाहिए, विषय के मुताबिक होना चाहिए और दर्शकों में उत्तेजना प्रवाहित करने योग्य होना चाहिए।